नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 जो कि आपके 4-5 फरवरी है, 4-5 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए फ्लैगशिप योजनाएं NEP 2020 और ICT से बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये जो टेस्ट है लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है, तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। और इस टेस्ट में आपके 1/3 माइनस मार्किंग रहने वाली है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। तकनीकी का टेस्ट नंबर 5 है। तकनीकी के अंतर्गत हम शैक्षिक परिदृश्य, फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह, NEP, RT 2009, RT 2011 इन सभी को पूरा ही करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 क्या है? RKSMBK योजना किस कक्षा के बच्चों के लिए है? कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों के लिए और कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए। तो बताइए प्रश्न संख्या 1 में इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही रहने वाला है साथियों? देखो, RKSMBK जो योजना है इसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। और जो ये योजना है साथियों, यह योजना कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। किनके लिए है? कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है। और साथियों, इस योजना की अगर हम बात करें तो देखिए ये योजना बहुत ही बड़े स्तर पर योजना लागू की गई है। बहुत ही बड़े स्तर पर देखिएगा, बहुत ही बड़े स्तर पर इस योजना को लागू किया गया है। पहले जो ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे जो ऐसे एफए जो होते थे साथियों, तो सेमेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, अब धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, जो RKSMBK एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, इस एप्लीकेशन पर अभी यूं दीपावली के बाद में 2 से 4 नवंबर को पेपर लिए जाएंगे। फिर द्वितीय पेपर भी होगा, फिर तृतीय पेपर भी होगा। तो इन सभी पेपर के जो नंबर है वो ऑटोमेटिक शाला दर्पण पर चढ़ जाते हैं और उन नंबरों से ही जो बालक की जो मार्कशीट होती है, ग्रीन शीट जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, तो वो जनरेट होती है। तो मतलब ये इस ऐप के नंबर, इस ऐप पर जो टेस्ट लिए जाएंगे उसके नंबर साथियों बच्चों की मार्कशीट में जुड़ने वाले हैं। तो ये बहुत बड़े स्तर की योजना है और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ इस योजना में से आपके प्रश्न 100% आने वाला है। इसलिए इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना सब। तो कितनी कक्षा के बालकों के लिए है ये? कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए। सेकंड विकल्प पहले प्रश्न में सही है। अगर हम बात करें RKSMBK योजना के बारे में, तो इसका आरंभ 11 जुलाई 2022 को हुआ था। कब हुआ था? 11 जुलाई 2022 को। क्लियर है सभी के? प्रश्न संख्या 2 देखेंगे साथियों। ये जितनी भी आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज में जो भी आप प्रश्न कर रहे हो, जितने भी टेस्ट आप कर रहे हो, इन सभी की PDF आपको स्टडी विथ पीएन लोधा एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। और ऐप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। और ऐप का जो लिंक है साथियों, ऐप जो है ये आपको प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध हो जाता है। प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो ऐप आ जाएगा और वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके 149 की टेस्ट सीरीज चला रखी है, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी, जिसमें 2 दिनों बाद मेगा टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। मैराथन टेस्ट पूरे 150 प्रश्नों का, लेवल 1 के लिए और लेवल 2 ऑल सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, हिंदी और SST के लिए। तो ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 2 है, RT के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 33%, 50%, 25% और 75%। तो देखो, RT 2009 में क्या बताया गया है कि जो बालक आर्थिक रूप से कमजोर है ऐसे बालकों को निजी विद्यालय, सभी जानते हो प्राइवेट विद्यालय होते हैं, तो उनमें फीस आजकल बहुत ज़्यादा ली जाती है। लेकिन उसकी जो टोटल मान लीजिए कि भाई एक विद्यालय में 100 बच्चे हैं तो 75 बच्चे तो फीस देकर पढ़ेंगे, लेकिन 25% बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, उन 25% बच्चों की फीस राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाती है साथियों। तो ये 25% सीटें इनके लिए आरक्षित होती है निजी विद्यालयों में। विकल्प 3 आपके प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा साथियों। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? तीसरा विकल्प सही है। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न संख्या 3 है आपके, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना कब लागू की गई है?
24 अगस्त 2022 को लागू की गई है, 24 अगस्त 2021 को लागू की गई है, 24 अगस्त 2020 को लागू की गई है या 24 अगस्त 2019 को लागू की गई है। तो देखो, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की बात की जा रही है और इसको जब लागू किया गया है वो आपको बताना है प्रश्न संख्या 3 में। तो साथियों, इसका सही आंसर देख लेते हैं। देखो, जो प्रश्न नहीं आता है उसको छोड़ सकते हो आप, क्योंकि -1/3 माइनस मार्किंग आपके होने वाली है साथियों। अब ये -1/3 जो माइनस मार्किंग रहेगी आपके, तो ये एग्जाम में भी इसी तरीके से रहने वाली है। इस वजह से आप बिल्कुल प्रश्नों को छोड़ सकते हो, अभी से आदत डालना पड़ेगा आपको इस चीज़ के लिए। तो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की अगर हम बात करें साथियों, इसको कब लागू किया गया था? 24 अगस्त 2022 को। कब लागू किया गया था इसको? 24 अगस्त 2022 को इस योजना को लागू किया गया था। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम देखें, ये जो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है जो 24 अगस्त 2022 को लागू की गई है साथियों, प्रतिवर्ष 36,300 बालिकाओं व महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। एक साल में 14.83 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस योजना के ऊपर, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि 36,300 बालिकाओं को दूरस्थ शिक्षा का मतलब क्या हुआ कि जो बालिकाएं या महिलाएं मतलब जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन पढ़ना चाहती है, तो उनको इस योजना के अंतर्गत वो पढ़ाई कर सकती है, उनको विद्यालय में नहीं आना पड़ेगा साथियों, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है आपके, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान दक्षता पहल FLN जिसको हम कहते हैं, मिशन का आरंभ कब किया गया? 5 जुलाई 2018 को, 5 जुलाई 2019 को, 5 जुलाई 2020 को और 5 जुलाई 2021 को। पांचवें प्रश्न में बताइए साथियों, चौथे प्रश्न में बताइए कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो देखो, FLN बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसका पूरा नाम है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल। तो साथियों, ये जब आरंभ की गई है, कब आरंभ की गई है? याद रखिएगा 5 जुलाई 2021 को। कब आरंभ की गई है? तो देखिएगा, जो बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान दक्षता पहल है, इस मिशन का आरंभ किया गया था साथियों 5 जुलाई 2021 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है डेट। FLN का आरंभ कब किया गया था? 5 जुलाई 2021 को। देखिए, FLN की अगर हम बात करें तो FLN के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है कि 2026-27 तक प्राथमिक स्तर पर मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की सार्वभौमिक संप्राप्ति हो जाए। ये किसका लक्ष्य, ये लक्ष्य किसका रखा गया है? FLN जो चलाया गया है इसका लक्ष्य यही रखा गया है कि 2026-27 आने वाला जो 2026-27 है, तो इस 2027 तक साथियों प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की सार्वभौमिक संप्राप्ति, मतलब सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मूलभूत साक्षरता मिल जाए और संख्या ज्ञान की समझ उनमें विकसित हो जाए। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 5 है, विद्या संबल योजना की शुरुआत की गई 1 मार्च 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को, 1 मई 2021 को या फिर 1 जून 2021 को। तो देखो, विद्या संबल योजना, नाम तो सभी ने सुन रखा होगा विद्या संबल योजना का। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 मार्च 2021 को। देखो, विद्या संबल योजना क्या है? तो बालकों का शैक्षणिक स्तर सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य है और इस योजना के तहत ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में अनुभवी शिक्षकों की सेवाएं ली जाएगी साथियों। जैसे मान लीजिए जो टीचर रिटायर हो चुके हैं या जिन्होंने मतलब प्रशिक्षित जो अध्यापक बनना चाहते हैं, ठीक है ना, जिन्होंने BSTC या BEd वगैरह कुछ कर रखा है, तो उनको गेस्ट फैकल्टी के रूप में सरकारी विद्यालयों में विद्या संबल योजना के लिए लगाया जाएगा। वर्तमान में अभी आपके 2 से या फिर 2 या 4 नवंबर से इसके फार्म भी ऑनलाइन करवाए जाएंगे साथियों। चलिए 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 5वें प्रश्न में 1 मार्च 2021 आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 है, भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ? 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1965 को, 15 अगस्त 1975 को और 15 अगस्त 1986 को। तो देखो, भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत है कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत
हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो भारत में ये जो इंटरनेट की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 को, तो साथियों ये विदेश संचार निगम के अंतर्गत शुरू हुई थी। किसके अंतर्गत शुरू हुई थी? विदेश संचार निगम के अंतर्गत ये शुरुआत की गई थी। भारत में इंटरनेट की कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 को। विकल्प एक ही आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखेंगे, राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक शनिवार को, महीने के आरंभिक शनिवार को, महीने के अंतिम शनिवार को, और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर होता ही नहीं है। देखो राजस्थान के जो राजकीय विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल जो है राजस्थान के, उसमें साथियों नो बैग डे मनाया जाता है। और नो बैग डे जो है ये प्रत्येक शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक शनिवार को। जो चाहे महीने का पहला शनिवार हो, अंतिम शनिवार हो, दूसरा हो या तीसरा शनिवार हो, प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है। और नो बैग डे जो है इसमें बालकों को कक्षा कक्ष में बिठाकर शिक्षण नहीं करवाया जाता है, बल्कि खेलों के माध्यम से एक निश्चित कार्यक्रम तय होता है, उसके अनुसार बालकों को सिखाया जाता है। देखो प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछ रहा है देखिएगा। इनमें से वाणिज्य का भाग है, वाणिज्य का जो भाग है उसका चयन आपको प्रश्न 8 में करना है। ई व्यापार, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग और इनमें से सभी। तो साथियों वाणिज्य के भागों की बात करें तो ई व्यापार भी वाणिज्य का भाग है, ई बैंकिंग भी वाणिज्य का भाग है, और ई शॉपिंग भी किसका भाग है? वाणिज्य का ही भाग है। तो मतलब 8वें प्रश्न में इनमें से सभी वाला जो 4th विकल्प है ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9 में क्या है? एजुसेट, जिसको एजुकेशनल सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, किसके सहयोग से आरंभ की गई? एनसीईआरटी के सहयोग से, नासा के सहयोग से, इसरो के सहयोग से, या इनमें से सभी के सहयोग से? तो देखो एजुसेट क्या है? एक एजुकेशनल सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट के माध्यम से ही हम एक जगह बैठे हैं, मतलब एक जगह से ही पूरे देश में कोई भी जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसका प्रसारण कर सकते हैं। तो साथियों ये जो एजुसेट जो सैटेलाइट है इसका जो आरंभ किया गया है वो इसरो के सहायता से, ठीक है। इसरो जो भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है साथियों, इसकी सहायता से ही एजुसेट या एजुकेशनल सैटेलाइट का आरंभ किया गया है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल पाठ्य सामग्री, पुस्तकें, और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो ई लर्निंग में प्रयुक्त जो साधन नहीं होता है उसका चयन आपको 10वें प्रश्न में करना है। देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी ई लर्निंग है, ठीक है ना, इंटरनेट के द्वारा लर्निंग। डिजिटल पाठ्य सामग्री भी ई लर्निंग है, लेकिन साथियों पुस्तकें जो है ये ई लर्निंग के अंतर्गत नहीं आती है। देखो अगर कोई बालक जो है किसी मोबाइल में या लैपटॉप में कोई पुस्तक की जो पीडीएफ है उस कंटेंट को पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो फिर उसको हम ई लर्निंग में रख लेंगे साथियों। लेकिन जैसे स्कूलों में जो हमें किताबें पढ़ाते हैं तो फिर हम उनको ई लर्निंग में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। विकल्प 3 आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है? मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौष्टिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1995 में, 1986 में, 2005 में, या 2015 में? देखो मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौष्टिक सहायता कार्यक्रम के द्वारा की गई थी, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1995 में। कब की गई थी? 1995 में। 11वें प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। देखिए मिड डे मील को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MDM, मिड डे मील, ठीक है ना। जो दोपहर में भोजन दिया जाता है साथियों बच्चों को, वो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है। और अगर हम इसके बारे में और बात करें तो ये जो कार्यक्रम है 1995 में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अक्टूबर 2007 में इसे साथियों कक्षा 6 से 8 के बच्चों को भी इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। पहले तो 1 से 5 तक थे, लेकिन अक्टूबर 2007 में 6, 7, 8 के बच्चों को भी MDM में शामिल किया गया, और इसका नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 11वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? प्रथम विकल्प आपका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 11 में। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 12 है, NEP 2020 में फाउंडेशन स्टेज में कौन सी कक्षाएं सम्मिलित है? कक्षा 1 से 5 है, कक्षा 1 से 2 है, कक्षा 1 से 3 है, और कक्षा 1 से 4 है। देखो NEP
एनईपी का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसमें 4 स्टेज है साथियों। जो फाउंडेशन स्टेज है इसके अंतर्गत कौन सी कक्षा को शामिल किया जाता है? कक्षा 1 से 2 को, किसको? पूर्व प्राथमिक और कक्षा 1 से 2 की जो कक्षा होती है इसको ही फाउंडेशन स्टेज में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 से 5 इसका सही आंसर नहीं होगा, 1 से 3 भी नहीं होगा, 1 से 4 भी इसका आंसर नहीं होगा। ओनली कक्षा 1, 2 को इसमें शामिल किया जाता है दिए गए विकल्पों के अनुसार। 12वें प्रश्न में आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? सेकंड विकल्प प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 13 में क्या है? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की शुरुआत हुई 2014-15 में, 2015-16 में, 2016-17 में और 2017-18 में। देखो 13वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। आपने नाम सुना होगा मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, तो आपको याद रखना है। देखो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना लड़कियों से संबंधित फ्लैगशिप कार्यक्रम है और इस योजना की जो शुरुआत की गई थी साथियों वो कब की गई थी? 2016-17 में। कब की गई थी इस योजना की शुरुआत? 2016-17 में की गई थी। विकल्प आपका जो 3 है 13वें प्रश्न का, 13वें प्रश्न में 3 नहीं, 2015-16 में इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा विकल्प आपका सही है। थोड़ी सी गलती हुई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो 13वें प्रश्न में 2015-16 सही रहेगा। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की शुरुआत 2015-16 में की गई थी साथियों। सेकंड विकल्प सही है, कोई डाउट नहीं है। तीसरा, चौथा या पहला विकल्प इसका आंसर नहीं होगा। ओनली सेकंड विकल्प ही इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14, लेकिन उससे पहले जो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना है इसके बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं साथियों। इस योजना में क्या किया जाता है कि जिन बालिकाओं का जिले में कक्षा 10वीं की परीक्षा में पहला और दूसरा स्थान आता है उन बालिकाओं के साथ ही एक बीपीएल की बालिका और एक अनाथ बालिका, मतलब कुल 4 बालिका होगी। एक तो जिसका पहला और दूसरा स्थान आया, 2 तो ये, एक बीपीएल की बालिका और एक अनाथ बालिका। इन 4 बालिकाओं को हर जिले से इस योजना में सम्मिलित किया जाता है। और क्या किया जाता है? कक्षा 11 और 12वीं में जो पाठ्य पुस्तकें उनकी है, स्टेशनरी के सामान हैं, यूनिफॉर्म है, इन सभी के लिए 15,000 रुपये वार्षिक, मतलब 11वीं में भी 15,000 और 12वीं में भी 15,000 रुपये दिए जाते हैं। और इसके बाद में स्नातक व स्नातकोत्तर, मतलब बीए और बीएड करने के लिए साथियों 25,000 रुपये वार्षिक एक मुश्त सहायता दी जाती है। किस योजना के अंतर्गत दी जाती है? ये मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के अंतर्गत ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न, इंस्पायर अवार्ड तथा फिट इंडिया मूवमेंट में देश में प्रथम स्थान पर रहा मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो देखो इंस्पायर अवार्ड तथा फिट इंडिया, इंस्पायर अवार्ड में क्या होता है? जो विद्यालय है, प्रत्येक विद्यालय से 3-4 बच्चों के जो कोई भी टॉपिक रहते हैं जो अपनी किताबों में से या कुछ नई चीज़ बच्चों से लिखवाई जाती है और उसको ऑनलाइन अपडेट किया जाता है साथियों। फिर उनमें से चुनाव किया जाता है कुछ स्पेशल चीज़ों का, तो फिर इंस्पायर अवार्ड मिलता है। और इसमें इंस्पायर अवार्ड और फिट इंडिया मूवमेंट में देश में प्रथम स्थान किसका रहा है? राजस्थान का रहा है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है। चलिए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 15, किस वर्ष भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी? 1964 में, 68 में, 1986 में और 1992 में। तो भाई पहली जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में और तीसरी आई है 2020 में, ठीक है ना। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है साथियों। चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछ रहा है? वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जाइएगा एक तो कि भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं माइनस मार्किंग करने के बाद में, और आपको टेस्ट कैसा लगा लाइक शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हो तो इसी तरह के रेगुलर वीडियो पाने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। चलिए 16वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 16 में क्या है? सर्व शिक्षा अभियान को कब समाप्त किया गया? 1 अप्रैल 2018, 1 जनवरी 2018, 1 अप्रैल 2019 और 1 जनवरी 2019। तो देखो जो सर्व शिक्षा अभियान है, नाम तो सुना होगा साथियों। इसकी जो शुरुआत है वो 2001 के आसपास के लगभग हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और इसको समाप्त कब किया गया, ऐसा आपसे प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है। तो 16वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखो सर्व शिक्षा अभियान को 1 अप्रैल 2018 को समाप्त किया गया है। कब समाप्त किया गया? 1 अप्रैल 2018 को। पूर्ण रूप से इसको समाप्त कर दिया है उसकी बात है ये ना। वैसे तो 2010 तक इसके लक्ष्य रखे गए थे, इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने की तिथि 2010 तक की थी। प्रथम विकल्प 16वें प्रश्न में सही है। चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है,
विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्य लक्ष्य विद्यालय भवन को आकर्षक बनाना, शिक्षकों की समस्या दूर करना, कार्यालय प्रणाली को सुधारना और छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। तो देखो जो आरटी का जो धारा है, धारा नंबर 21, इसमें एसएमसी के गठन का प्रावधान किया गया है, विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का। और साथियों इसमें जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जो अभिभावकगण होते हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके अभिभावकों को किसी एक को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। जो विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है, प्रधानाध्यापक होता है, वो इसका क्या होता है? सचिव होता है, ठीक है ना, एसएमसी का। अब यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब इसका लक्ष्य क्या है, विद्यालय प्रबंधन समिति क्यों बनाई जाती है? तो शिक्षकों की समस्या दूर करने के लिए नहीं बनाई जाती है, ना ही भवन को आकर्षक बनाने के लिए। अब तीसरे या चौथे कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न संख्या 17 में? तो सही आंसर देख लेते हैं। देखो जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है साथियों, इसका मुख्य लक्ष्य है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। क्या है? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना ही विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्य लक्ष्य है। क्योंकि इसमें यही तो देखा जाता है क्या क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को सीखने में, क्या क्या चीज़ों की कमी आ रही है, क्या क्या हम कर सकते हैं और बेहतरीन। तो ये सारी चीज़ें किस लिए की जाती है? ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है। फोर्थ विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18 है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कक्षा 1 व 2 के बच्चों को रोचक ढंग से शिक्षण करवाने हेतु वर्ष 2018-19 के बजट में स्वीकृत की गई योजना है समग्र शिक्षा अभियान, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, शाला सिद्धि कार्यक्रम और इनमें से कोई भी नहीं। तो 18वें प्रश्न का उत्तर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपका सही है? प्रश्न नंबर 18 में देखो, जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसके द्वारा कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे हैं इनको रोचक ढंग से शिक्षण करवाने के लिए 2018-19 में साथियों बजट में स्वीकृति की गई एक योजना थी जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो देखो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होता है? जो बालक सीखता है तो कोई भी चीज़ सीख रहा है तो वो गतिविधि आधारित सीखे, ठीक है ना। गतिविधि आधारित अधिगम को ही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हिंदी में कहते हैं साथियों। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को ही हिंदी में क्या कहते हैं? गतिविधि आधारित अधिगम। तो यही योजना केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कक्षा 1 और 2 के बच्चों को रोचक ढंग से शिक्षण कराने हेतु 2018-19 के बजट में स्वीकृत की गई थी। विकल्प नंबर आपका सेकंड सही है प्रश्न 18 में। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके 19वां प्रश्न है, इनमें से किस स्तर पर विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करने हेतु एसएमसी के गठन का प्रावधान किया गया है? माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों हेतु, पीएस व यूपीएस हेतु, प्राथमिक विद्यालय हेतु और इनमें से सभी। देखो एक चीज़ बता दूं कि सुबह के वीडियो में भी कुछ दिक्कत आई होगी, इतना क्लियर नहीं बन पाया। इस वीडियो में भी आपको वॉइस संबंधी प्रॉब्लम आ रही होगी, बट आगे से ऐसा नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करने के लिए एसएमसी के गठन, एसएमसी सभी जानते हो, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। तो साथियों ये माध्यमिक विद्यालय में तो एचडीएमसी होती है भाई, एचडीएमसी माध्यमिक उच्च माध्यमिक में तो एचडीएमसी होती है। और पीएस और यूपीएस जो प्राथमिक स्कूल है, जो अपर प्राइमरी स्कूल है, इनके लिए एसएमसी का गठन होता है। तो विकल्प नंबर 2 आपके 19वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देखेंगे साथियों। ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर करिएगा। और अगर लेवल 1 या लेवल 2 जिस भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, 2 दिन बाद मैराथन टेस्ट आ रहा है ऐप पर, ऐप को डाउनलोड करके 149 वाली टेस्ट सीरीज में मैराथन टेस्ट मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो 149 वाली टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। आरटी एक्ट 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मान व मानकों को विकसित व लागू करना, अध्यापकों को प्रशिक्षण देना, आधारभूत ढांचा विकसित करना और पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। तो देखो जो आरटी एक्ट 2009 है, इसमें समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार जो केंद्रीय सरकार जो भी उस टाइम पे रहेगी, तो साथियों अध्यापकों को प्रशिक्षण तो एनसीटी के द्वारा दिया जाता है, तो ये आंसर नहीं है, बल्कि इसका काम रहेगा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मान व मानकों को विकसित व लागू करना, ठीक है ना। विकल्प नंबर 1 सही है आपके प्रश्न 20 में। ये कंप्लीट होता है आपके तकनीकी का टेस्ट नंबर 5। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जाइएगा साथियों, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।